वेलकम टू बायो क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्रेजेंट वीडियो आपका फोर्थ वीडियो है जो कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है और ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस में फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, सेकेंड में रेस्पिरेशन के बारे में और थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था। फोर्थ प्रोसेस जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और आपके सिलेबस में है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो इसमें हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें जिन्हें इसके बारे में अब तक पता नहीं है। अदर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस टाइप की वीडियोस अवेलेबल हैं स्कूल टीचर से और उनको देख के इसे बहुत मदद मिलेगी। आस-पास आपके नेबर्स में और कोई हो जो इस क्लास में हो उनको भी आप बता सकते हैं। प्रोसेसेस से लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रोसेसेस, बाकी 3 प्रोसेसेस हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सटीरियर रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बनते कैसे हैं? जब सेल में रेस्पिरेशन होता है या सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर ना निकाले जाएं बॉडी में तो ये टॉक्सिक हो जाएंगे बॉडी के लिए और बहुत से ऑर्गन फेलियर को ये दे सकते हैं और बहुत सारे ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। तो इस तरह से जैसे बाकी प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट है, ये एक्सक्रीशन प्रोसेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीशन प्रोसेस में एक्सक्रीटरी प्रोसेस के लिए जो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या इंक्लूडेड है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में है 1 पेयर ऑफ किडनी इंक्लूडेड है, इसके आगे है 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये जो ट्यूब्स निकलती हैं किडनी से ये क्या है? यूरेटर्स हैं। ये ट्यूब्स आगे जाकर के ओपन होती हैं एक चेम्बर में जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 पेयर ऑफ यूरेटर और 1 यूरेथ्रा। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये मेजर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी ब्लड किडनी ब्लड को बाहर ले जाती है। रीनल आर्टरी जो होती है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये आर्टरी किडनी में ब्लड को ले आती है जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। किडनी फिर इस ब्लड का फिल्टर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है और जो साफ खून होता है, प्योर ब्लड होता है आफ्टर फिल्टरेशन, उसको रीनल वेन जो ब्लू कलर की है, रीनल वेन में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यूरिन जो प्रोड्यूस होती है किडनी में, वो किडनी से किस में जाएगी? यूरेटर में जाएगी, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगी। ठीक है, किडनी का फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। कहाँ से रिमूव करना? ब्लड में से रिमूव करना। मेनली वेस्ट प्रोडक्ट जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो क्या है? यूरिया। जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं आफ्टर मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो सेल्स में बनते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जो बनते हैं वो है यूरिया। यूरिया बनता कहाँ है? यूरिया बनता है लिवर में। लिवर की सेल्स में यूरिया का प्रोडक्शन होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लिवर में जा कर के ये यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। यूरिया का फॉर्मेशन होता है अमोनिया NH3
अमोनिया रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है और बनाती है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ओके, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं यूरिया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा और बनेगा NH2CONH2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ जब वाटर निकलेगा, मतलब ये NH3 था, N कितना हो गया 2, यहाँ पर N कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, मतलब कि H2 एक एक्स्ट्रा बनेगा। क्या बनेगा? एक एक्स्ट्रा H2O। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये CO यहाँ पे बाइंड करके NH2CONH2 बनाएगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये प्रोसेस होता है लिवर में। नेफ्रॉन जो होते हैं, जो किडनी होती है, उसमें बहुत सारे फिल्टरेशन यूनिट्स होते हैं। बहुत सारे, आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर उसका, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे फिल्टरेशन होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में, जिनसे फिल्टरेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर पूछा जाए तो क्या है? नेफ्रॉन्स है। स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्या है? नेफ्रॉन्स है। तो नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्योंकि एक एक नेफ्रॉन में फिल्टरेशन होता है, इसलिए फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और जो ये इकाइयों से मिलके बना है, जो यूनिट से मिलके किडनी बना है, वो भी क्या है? नेफ्रॉन्स है। इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ओके, ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पहले हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। ये होता है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल आगे बढ़ के ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे कहते हैं हम लूप ऑफ हेनले। ये आगे जो बढ़ जाती है ट्यूब, इसी को कहते हैं लूप ऑफ हेनले, जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये है लूप ऑफ हेनले। ग्लोमेरुलस शुरू जहाँ पर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस शुरू हुआ, यहाँ से ये आगे बढ़ा, इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे बढ़ के ये सीधी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये पूरा है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, फिर ये आगे जाती हैं, ये ट्विस्टेड होती हैं और इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ढेर सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये ओपन होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में। तो ग्लोमेरुलस ओपन हुआ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से ये आया लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से डिस्टल ट्यूब्यूल में और डिस्टल ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में ढेर सारे, बहुत ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में नेफ्रॉन्स यूनाइटेड रहते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े रहते हैं। यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े रहते हैं। ब्लड जो ग्लोमेरुलस में आता है, वो आता है रीनल आर्टरी से ब्लड आता है। उसके बाद ये ब्लड जब रीनल आर्टरी से आया तो यहाँ पर ये कैपिलरीज बना लेता है, मतलब बहुत ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज। ये बंच ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे बनाते हैं ग्लोमेरुलस में। जो ये शेप है, कप शेप है, इसे हम क्या कह रहे हैं?
बॉमन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद ये ब्लड ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है। तो पहला स्टेप अब इसके उसमें जाएंगे आप। फंक्शन इसका क्या है? पहला फंक्शन इसके फर्स्ट स्टेप में जाइए। पहला फंक्शन है ग्लोमेरुलस, जो ब्लड कहाँ से आ रहा है? रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, और रीनल आर्टरी से ब्लड कहाँ से आ रहा है? लिवर से आ रहा है, जिसमें कि यूरिया प्रेजेंट है। ब्लड जब रीनल आर्टरी से आता है तो यहाँ पर ये बॉमन्स कैप्सूल में, जहाँ पर कैपिलरीज हैं, इसके बाद यहाँ पर फिल्टरेशन होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, और जो गुड मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आर्टरियोल में ही रहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो बॉमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, छन करके बॉमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होंगी, ये आर्टरियोल में ही रहेंगी। नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये जो आर्टरियोल्स निकली हैं ग्लोमेरुलस में, ये एक जाल की तरह पूरे नेफ्रॉन्स पे फैली रहती हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब होता है जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर केवल वेस्ट मटेरियल को ही बॉमन्स कैप्सूल में आना चाहिए। बॉमन्स कैप्सूल से ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल में आएगा, प्रॉक्सिमल टिब्यूल से ये लूप ऑफ हेनले में आएगा। लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा कुछ छोटे सब्सटेंसेस जिनकी साइज छोटी होती है, कुछ आयंस, वो भी छन करके बॉमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, बॉमन्स कैप्सूल से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट मटेरियल है, इसको कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू शरीर के बाहर नहीं निकालना है, इसलिए इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जो आर्टरियोल्स पूरी जाल की तरह, यहाँ नेटवर्क की तरह फैली हुई हैं, ये इन ट्यूब्स में से इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं ये पुनः एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन आर्टरियोल्स में, नेटवर्क ऑफ आर्टरियोल्स में ये वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है सिक्रीशन। सिक्रीशन ये है कि यहाँ पर जब फर्स्ट प्रोसेस में फिल्ट्रेशन हुआ तो सारे न्यूट्रिएंट्स को आर्टरियोल में रहना था और सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉमन्स कैप्सूल में जाना था, लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे वो आर्टरियोल में रह गए और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो थे वो बॉमन्स कैप्सूल में चले गए। लेकिन तो जब इसमें चले गए कुछ न्यूट्रिएंट्स जो बॉमन्स कैप्सूल में चले गए, वो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू वापस ले लिए गए। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट अब इसमें आ चुके हैं, आर्टरियोल में आ चुके हैं, इनको वापस ट्यूब्यूल में भेजना है, लूप ऑफ हेनले में भेजना है, ताकि वो कलेक्टिंग डक्ट में जा सकें और बॉडी के बाहर निकल सकें। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो आर्टरियोल में है ये दे दिए जाते हैं किसमें? ये दे दिए जाते हैं इन लूप ऑफ हेनले में दे दिए जाते हैं, जिससे कि ये कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। जैसे यूरिया है या एक्स्ट्रा वाटर है, बहुत से सॉल्ट्स हैं जो कि यहाँ पे छन नहीं पाए थे और आर्टरियोल में आ गए थे, इनको वापस से सिक्रीट कर दिया जाता है ट्यूब्यूल्स में, जिससे कि ये कलेक्टिंग डक्ट में चली जाए। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप्स हैं: ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, हीमोडायलिसिस, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड। जैसे अगर किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाए या किसी वजह से उसके नेफ्रॉन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या किडनी का कोई पोर्शन, इसी को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है बॉडी के बाहर। इसमें ब्लड वेन से जो ब्लड है
उसको लिया जाता है, बॉडी के बाहर इसको निकाला जाता है एक कैथेड्रल के थ्रू, और एक यूनिट बनाई जाती है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। जो रेड पाइप्स हैं ये किसकी बनी हुई है? सेलेक्टिव। तो इनके थ्रू यहाँ से ब्लड वेन से आता है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स में इन मेम्ब्रेन्स वाले ट्यूब्स में इनको पास किया जाता है। इसके अंदर जो येलो फ्लूइड भरा हुआ है ये क्या है? डायलिसिंग सॉल्यूशन। ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन ये एब्जॉर्ब कर लेता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो ट्यूब्स में, जो रेड ट्यूब्स में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा हुआ ब्लड है इसका वेस्ट प्रोडक्ट ये एब्जॉर्ब हो जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। डायलाइजिंग सॉल्यूशन को फिर डाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बॉडी से। यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन को बॉडी से निकाल दिया जाता है क्योंकि इसमें क्या होगा? यूरिया होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को डाल दिया जाता है। इसके बाद ये ब्लड जो इसके अंदर मौजूद है ये प्योरीफाई हो गया और ये वापस से शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। इसी को कहते हैं हीमोडायलिसिस। Artificial kidney contains a number of tubes with semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. ठीक है, फिर इस तरह से ये ब्लड प्योर हो गया। अब ये प्योर ब्लड बॉडी में, प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। कुछ जितना वाटर प्लांट लेता है उतना वो यूज़ नहीं करता है, तो उसको भी बॉडी के बाहर निकालना होता है, ये होता है एक्सक्रीशन। तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये यूटिलाइज कर ली जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ट्रांसपिरेशन में एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। मेनली जो एक्सक्रीशन है वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं वो स्टोर किए जाते हैं ओल्ड लीव्स में, पुरानी लीव्स में उनको स्टोर कर दिया जाता है, और बार्क रीजन जो जो पेड़ की छाल होती है उसमें ये स्टोर हो जाते हैं। ओल्ड लीव्स जब शेड होती हैं, नीचे गिरती हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी गिर जाता है, बार्क भी गिरते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट उसका खत्म हो जाता है, नीचे गिर जाता है। बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं गम्स में, जो गम हमें प्लांट से मिलता है, रेजन्स में। जब हम पुराने पेड़ों को काटेंगे तो उसके जो अंदर का पार्ट होता है, जब पुराना पेड़ कटता है देखा होगा जो लॉग होता है उसके अंदर वाला जो रीजन होता है वो डार्क होता है, बाहर वाला रीजन लाइट होता है, अंदर वाला डार्क होता है। ये एक्यूमुलेशन होता है इनका, रेजन टैनिन्स, इनके एक्यूमुलेशन की वजह से वो रीजन डार्क होता है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। बहुत से प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं सॉइल में भी, जैसे अखरोट का प्लांट होता है जो ब्लैक वॉलनट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है सॉइल में, इसलिए उसके आसपास और पौधे नहीं उग पाते हैं। ठीक है, तो ये है, ये लेक्चर ख़त्म हुआ यहाँ पे। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, चैनल को फिर से कहूँगी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको देखिए ताकि ये आपका चैप्टर, चारों वीडियोस को फिर से देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, थैंक यू।